ये बैंक नहीं है, ये इन लोगों ने घर की बपौती बना रखी है। यहां आपको हर ब्रांच में कोई ना कोई मैनेजमेंट का रिश्तेदार भर्ती मिल जाएगा। मेरा सवाल है सरकार से, दिल्ली सरकार से, जो अक्सर केंद्र को रोजगार के मुद्दे पर जो घेरती है, आज क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे इस बात का जवाब देंगे कि उनके नाक के नीचे एक सहकारी बैंक में सैकड़ों पदों पर रिश्तेदारों की भर्तियां, क्या मतलब है इसका? अधिकारी होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो बैंक के डायरेक्टर होते हैं और बड़े ऑफिसर भी बैठते हैं। अच्छा, अच्छा, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी के लिए भी सेम प्रक्रिया है? नहीं, उसके लिए वो डायरेक्टर है और उसमें बैठाते हैं, जनरल मैनेजर हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो, डिप्टी जनरल मैनेजर हो, वो बैठते हैं। बाहर से भी मंगा सकते हैं हमें। नहीं, हम जैसे ये जानना चाहते हैं कि अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर और ब्रांच के जनरल मैनेजर जो होते हैं, जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, उनकी अगर वैकेंसी हो तो क्या उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट देकर सेम प्रोसेस अपनाया जाता है? भाई, हमारे 35 साल में मैंने देखा कोई असिस्टेंट मैनेजर, कोई जनरल मैनेजर और कोई एमडी डायरेक्ट कोई नहीं लगाया है। सब पहले लगते हैं, अकाउंट ऑफिसर लगते हैं, क्लर्क लगते हैं, उसके बाद प्रमोशन होती रहती है। और अच्छा, डायरेक्ट मतलब आपके टेन्योर में कभी ये देखने में नहीं आया कि असिस्टेंट मैनेजर या ब्रांच मैनेजर डायरेक्ट किसी को अपॉइंट किया गया? कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उनका उठा के देख लो उनका सारा। एक चीज और सत्यवीर जी, कि आपके दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो अभी मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी अनीता रावत, उनकी नियुक्ति को लेकर हमारे हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे जिनसे ये संदेह उत्पन्न हो गया कि उनकी नियुक्ति के दौरान जो है नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, क्योंकि वो आप ही के बैंक में डीजीएम के पद पे कार्यरत थी 29 मार्च 2016 तक। उसके बाद 29 मार्च 2016 से लेकर 22 अप्रैल 2016 आते आते मात्र 25 दिनों में आपके ही बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, जबकि एक्ट में ये क्लैरिफाई किया गया है पहले से कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो बोर्ड का जो है मेंबर सेक्रेटरी होगा। एक सवाल तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब एक्ट में लिखा हुआ है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो मेंबर सेक्रेटरी होगा, तो मेंबर सेक्रेटरी होने का मतलब क्या ये नहीं होना चाहिए कि वो स्टाफ नहीं हो सकता? क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में मेंबर कोई स्टाफ तो नहीं हो सकता, उसका एम्प्लॉय तो नहीं हो सकता, तो फिर वो एमडी कैसे बन सकता है? पहली चीज। दूसरा सवाल मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा
कि क्या ऐसा कभी पहले देखने में आया है आपके लोगों के 35 सालों के दौरान? क्या आप लोगों को ऐसा कोई अनुभव है या ऐसी कोई जानकारी है कि कोई स्टाफ 25 दिनों के अंदर 3 प्रमोशन लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर बना हो? हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 25 दिन में एमडी बना दिया जाए। पहले एमडी तो नाबार्ड भेजता है। अच्छा, पहले नाबार्ड भेजेगा। जैसे कुछ एमडीओ के नाम बताएं। राजीव चौधरी आया, वो भी एमडी नाबार्ड से था। अच्छा। RS दैया थे, वो भी एमडी थे, वो भी नाबार्ड से ही आए हैं। और इस RS दैया के बाद वो इससे पहले हर्ष बहनवाड़ा आए जी, वो भी नाबार्ड से ही आया है। तो आते ही नाबार्ड से, नाबार्ड जो है ना सब्सिडी देता है इस बैंक को, किसानों का बैंक है ये। अच्छा, आप रिटायर कब हुए थे? 2006 में। 2006 में। अच्छा, इसलिए अनीता रावत की नियुक्ति को लेकर इनसे सवाल करना कोई वो नहीं है, क्योंकि अच्छा, अनीता रावत क्या आपके टाइम में थी बैंक में? मेरे टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर था बैंक का। अच्छा। उसने डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर लगा दी, जो कि बिल्कुल इलीगल है। डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर लगते ही नहीं थे, अकेली लगाई है ये। और कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ, ना कोई वैकेंसी आई, ना कोई अखबार में दिया, ना। अच्छा, बिना एडवर्टाइजमेंट, बिना वैकेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए अनीता रावत को, इकलौती अनीता रावत को अकाउंटेंट नियुक्त कर दिया था। अकाउंटेंट नियुक्त कर दिया। ये बड़े कमाल की बात है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि जिस दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत की मैनेजिंग डायरेक्टर होने के फर्जीवाड़े पे हम बार बार सवाल उठा रहे थे, अब ये एक नई बात निकल के आई है कि ये बैंक में जब अकाउंट ऑफिसर लगाई गई थी, उस वक्त कोई एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, उन्होंने जो है अनीता रावत को विदाउट वैकेंसी, बिना किसी चयन प्रक्रिया को फॉलो किए हुए डायरेक्ट अकाउंटेंट नियुक्त कर दिया था। तो भाई पूत के पांव तो पालने में दिखते हैं। इसी फाइल मंगवा देख लो, इसी फाइल निकलवा के देख लो, डायरेक्ट अकाउंट ऑफिसर है। नहीं तो क्लर्क लगाना चाहिए था इसको। क्या क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा, एक चीज और बताइए सतबीर जी, जब से हम मतलब दर्शकों जो हमारी वीडियो को देखते हैं उन्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि दिल्ली न्यूज़ 24 ने जो है PGC में पब्लिक ग्रीवियंस कमीशन, जो लोक शिकायत आयोग है दिल्ली का, उसमें कई बार शिकायत की और PGC ने जो है अपना दायित्व भी पूरा किया। उसने जो है RCS को 3-3 दफा जो है 3-3 हफ्ते का समय दिया और अनीता रावत की नियुक्ति पर स्पष्टीकरण देने को कहा। पर RCS कार्यालय के पास ये खुद ही जानकारी नहीं है कि अनीता रावत की नियुक्ति वैध है भी या नहीं। कहने का मतलब कि जिस कोऑपरेटिव बैंक को 2019 में रिजर्व बैंक ने सेकंड शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया, जिस कोऑपरेटिव बैंक की दिल्ली शहर में 50 से अधिक ब्रांच हैं, इतना बड़ा कोऑपरेटिव का बैंक समूह, कह लीजिए कि राज्य का सहकारी बैंक है, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बावजूद ना तो दिल्ली सरकार के पास और ना ही RCS कार्यालय, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय के पास इस तरह का कोई दस्तावेज है कि अनीता रावत की नियुक्ति वैध है कि नहीं है। जबकि जानकारी के मुताबिक हर सहकारी बैंक जो है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव कार्यालय को जो है सालाना विवरणी मार्च अप्रैल एंडिंग में जब आदमी भेजता है तो सालाना जमा खाते के साथ साथ जो चुनाव होते हैं, जो बड़े पदों पे नियुक्तियां होती हैं, उनकी भी एक लिस्ट भेजी जाती है कि मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन लोग नए आए हैं। पर RCS कार्यालय के पास 2016 से लेकर आज 2020 अब खत्म होने को है, आखिरी दिन बचे हैं दिसंबर महीने के, RCS कार्यालय के पास इतने बड़े बैंक समूह के बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति वैध है कि नहीं है, इसकी जानकारी ही नहीं है। क्योंकि 21 सितंबर 2020 को RCS कार्यालय ने जो है अनीता रावत की नियुक्ति के संदर्भ में स्पष्टीकरण देने के मामले को जो है बैंक को ही वापस भेज दिया। सतबीर जी, एक चीज जानना चाहता हूं मैं, क्या ये संभव है कि इतना बड़ा बैंक समूह कोऑपरेटिव का, जिसकी 50-50 ब्रांचें हैं और RCS कार्यालय के पास अनीता रावत की नियुक्ति के वैध होने का कोई दस्तावेज ही नहीं है, वो बैंक से ही कह रहा है कि आप जवाब दे दो। मतलब
ये तो वही बात हो गई कि आरसीएस कार्यालय शायद दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अंडर काम कर रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक तो आरसीएस कार्यालय की जवाबदेही है, आरसीएस कार्यालय को पता होना चाहिए। ये कोऑपरेटिव बैंक आरसीएस के अंडर में आता है। पर वो तो आरसीएस तो कह रहा है कि आप ही जवाब दो जी कि आपकी एमडी की नियुक्ति वैध है या नहीं। अब जब भ्रष्टाचार इतना हो तो वो तो कुछ भी कह सकता है। फाइल कोई भी एक कंप्लेंट दे दो, दाब लेगा, बताता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब आरसीएस में, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैंकिंग, ओके, अलग से है। उसके अंडर में आते हैं सारे बैंक, वो देखभाल करता है। वो उसके पास नॉलेज क्यों नहीं है? मैंने आरटीआई लगाई तो बैंक में भेज दिया, बैंक जवाब। अच्छा, आपने भी आरटीआई लगाई? मैंने लगाई थी तो उन्होंने बैंक में लिख दिया कि इसको बताओ। मेरे को क्यों बताओ? मैं आरसीएस से पूछ रहा हूँ, एआर बैंकिंग लिखता है मेरे को। अच्छा, बैंक ने आपको फिर क्या जवाब दिया? बैंक ने कुछ भी नहीं दिया। ये ये जो है हमारा बैंक ने कुछ तो आपको बताया होगा। बैंक ने मेरे को लिख के दे दिया कि हम जो आरटीआई के दायरे में नहीं आते। ये बड़े कमाल का मामला है। एआर बैंकिंग ने लिखा कि आप इसको 3 दिन के अंदर जवाब दो। बैंक ने ये जवाब दे दिया, हमारे उसके दायरे में नहीं आते। ये एक मतलब दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का ये एक अजीब सा कार्यालय है, आरसीएस, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिल्ली न्यूज 24 ने अनीता रावत की नियुक्ति को लेकर स्पष्टीकरण के लिए पीजीसी में शिकायत की थी। पीजीसी ने हमारी शिकायत को आरसीएस कार्यालय को फॉरवर्ड किया। सहकारिता मंत्री के कार्यालय से भी हमारी एक वित्तीय अनियमितता की शिकायत जो है आरसीएस कार्यालय को भेजी गई और आरसीएस कार्यालय को निर्देश दिया गया कि आप इस पर जो है 3 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए, शिकायतकर्ता को भी अवगत कराइए। मगर कमाल की बात यह है कि 21 सितंबर 2020 को जिस एआर बैंकिंग का जिक्र अभी सतबीर जी कह रहे हैं, उसी एआर बैंकिंग ने जो है एमडी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को एक लेटर लिखा और उस लेटर में आरसीएस कार्यालय कहता है कि हम आपके बैंक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को आपके पास भेज रहे हैं, इन पे जो है एक्ट के मुताबिक जो है कार्रवाई करें और शिकायतकर्ता को जो है जानकारी उपलब्ध कराएं। इसका मतलब कि आरसीएस कार्यालय के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई काम नहीं है। आरसीएस कार्यालय में बैठे हुए अधिकारी सिर्फ महीने के 30 दिन पूरे होने के बाद सैलरी लेने के लिए जिम्मेवार हैं, जवाबदेही उनकी नहीं है। इसके बाद पीजीसी में हमारी दूसरी शिकायत 4 नवंबर की। 10 नवंबर को पीजीसी ने फिर तीसरी दफा आरसीएस कार्यालय को लिखा, लेकिन आज दिसंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, नया साल 2021 आने वाला है, पर आज की तारीख तक आरसीएस कार्यालय दिल्ली ने हमारे किसी भी सवाल के जवाब में कोई भी स्पष्टीकरण या एटीआर हमें नहीं भेजी। एक और मामला, जैसा अभी सतबीर खत्री जी ने बताया कि इन्होंने भी आरसीएस कार्यालय में इस मामले को लेकर आरटीआई दाखिल करी थी, लेकिन आरसीएस कार्यालय ने वही काम किया जो दिल्ली न्यूज 24 के साथ हुआ कि आरसीएस कार्यालय ने उस आरटीआई का जवाब देने की जिम्मेवारी भी बैंक को दे दी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आरसीएस कार्यालय तक को अनीता रावत के नियुक्ति की जानकारी नहीं दी गई थी। आरसीएस कार्यालय में बैठे हुए सेक्रेटरी कोऑपरेशन जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कहे जाते हैं, और एक्ट के जो 35 में जो प्रावधान है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से आप सलाह मशवरा करके, दिल्ली सरकार से सलाह मशवरा करके ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकते हैं, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा कोऑपरेटिव बैंक का, वो एज अ सेक्रेटरी मेंबर एक्ट करेगा। और जैसा कि सतबीर खत्री जी ने बताया कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आज तक, इसके स्थापना के समय से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एम्प्लॉय को 25 दिनों में प्रमोशन देकर एमडी बना दिया गया हो। सतबीर खत्री जी का दावा है कि एमडी हमेशा नाबार्ड की तरफ से भेजा जाता रहा है। और अनीता रावत की नियुक्ति के मामले में तो एक और गड़बड़ी सामने आई। एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस कमेटी द्वारा एमडी की नियुक्ति की जाएगी उसमें जो है एक व्यक्ति सहकारिता विभाग से, एक व्यक्ति वित्त विभाग से और एक व्यक्ति नाबार्ड की तरफ से नॉमिनेटेड होगा। और उन तीनों सरकारी लोगों को मिलाकर जो कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति करेगी। मगर
जो दिल्ली न्यूज 24 को अनीता रावत के नियुक्ति के संदर्भ में जो बोर्ड मिनट्स के दस्तावेज हासिल हुए हैं, उन दस्तावेजों के मुताबिक, उन बोर्ड मिनट्स के मुताबिक नाबार्ड के उस वक्त के जो प्रतिनिधि थे बोर्ड में नाबार्ड की तरफ से, AK मोहंती, असित कुमार मोहंती, वो 29 मार्च, 2 अप्रैल और 22 अप्रैल तीनों मीटिंगों में जो 3 प्रमोशन अनीता रावत को दी गई, उन तीनों मीटिंगों में वो शामिल नहीं हुए। और नाबार्ड ने भी बकायदा 15 सितंबर के अपने जवाब में, 15 सितंबर 2020 के जवाब में इस चीज को स्वीकार किया है कि बैंक में जो उनकी तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर था वो उस बोर्ड मीटिंग में शामिल ही नहीं हुआ जिसमें अनीता रावत को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। MD के तौर पर नियुक्ति फर्जी है, ये तो साफ है। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि अनीता रावत, ये जो फर्जी MD है, इसने बैंक में MD बनने के बाद से अब तक 9 अपने रिश्तेदारों को, नजदीकी रिश्तेदारों को बैंक में भर्ती कर लिया। कहने का मतलब कि आज के डेट में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक तरह से रावत कोऑपरेटिव बैंक के तौर पे एक्ट कर रही है। सतबीर जी, एक सवाल आपसे और चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई रूल है कि बैंक के जो बोर्ड में जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, जो डायरेक्टर वगैरह हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर ही जो है, क्या वो बैंक में अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर सकते हैं? तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि डायरेक्टर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये मेरे पास सबूत है दोनों का कि ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। पर रिलेटिव्स की नियुक्ति क्या हो सकती है सरकारी बैंक में? नहीं, अपने लड़के रिलेटिव ये कोई नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट। ये कोऑपरेटिव बैंक में भी सब अपने अपने वो ठोक दिए, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई भाऊ भाभी, सारे ठोक दिए इसमें। एक और आपको अजीब बात बताता हूं इस RCS कार्यालय की। 2020 के 7वें महीने में, मतलब जुलाई 2020 में, एक शिकायतकर्ता ललित कुमार की शिकायत पर इसी RCS कार्यालय ने दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 2003 के दफा 61 के तहत एक आदेश जारी किया है। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में एक मजेदार बात यह है कि जुलाई 2020 में दफा 61 के तहत जांच के आदेश होने के बावजूद आज की तारीख तक जांच शुरू ही नहीं हुई है। कमाल की बात है ना। और मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, सहकारिता मंत्री, इन सभी को बार बार हम इस तथ्य से अवगत करा चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक 61 की जांच को शुरू ही नहीं किया गया है। किसी सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले को लेकर राजनीतिक संरक्षण देने का इतना बड़ा मामला आज से पहले दिल्ली शहर में किसी ने नहीं देखा होगा। देश की राजधानी में मौजूदा सरकार द्वारा एक भर्ती घोटाले को राजनीतिक संरक्षण किस तरह से दिया जाता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाला।